सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। शाम में बिशारुर रशीद ख़ानदान के 52 साला जाबिराना इक़्तिदार की शाम बल्कि रात हो चुकी है। उनकी शानो शौकत जबर मादी का किस्सा हुआ चाहता है। शाम में अल जुलानी के जंगजुओं ने 11 दिन में वो कर दिखाया कि दुनिया हैरान हो गई। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। मौके की तलाश में बेचैन रहने वाले इसराइल ने झट से अपनी फ़ौजें शाम की सरहद के करीब कर दी और दुआ है कि दहाइयों से खाना जंगी के शिकार शाम में अमन का सूरज तुलू हो। और इसके साथ ही हम बात करेंगे इस्लामाबाद के सर्द मौसम की, जो जाड़े की मौजूदगी का भरपूर एहसास दिला रहा है, लेकिन सियासी दर्जा हरारत है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। बानी पीटीआई की कोशिश है कि हुकूमत के लिए एक के बाद एक मुश्किल खड़ी करते रहें। 24 नवंबर की फाइनल कॉल के बाद अब फाइनल कार्ड की बातें हो रही हैं और साथ ही सिविल नाफरमानी की वार्निंग भी दे दी गई है। कहा जा रहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील की जाएगी कि वो कम से कम रकम पाकिस्तान भेजें। और दूसरी जानिब लगता है कि हुकूमत भी बहुत बाजिद है कि वो बानी पीटीआई पर मुकदमात की डबल सेंचुरी बनाकर रहे, जिसके पूरे होने में 12 मुकदमात ही बाकी हैं। अच्छा, बाज़ राय से इतलात ये आ रही हैं कि बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में दहशतगर्दी का मुकदमा चलाने की तैयारी की जा रही है। इस मुकदमे में सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जाम हैं, जबकि FIA साइबर क्राइम विंग ने भी बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। अच्छा, एक दूसरे को टफ टाइम देने का जो सिलसिला जोरों शोर से जारी है, लेकिन ये ज़रूर है कि बानी चेयरमैन पीटीआई के पास ऑप्शन कम से कम होते जा रहे हैं और इन महदूद ऑप्शंस के साथ आउट ऑफ कंट्रोल पार्टी एक बड़ा मसला है। वो पार्टी की आदत कि जिसका पहला मकसद ही जेल का फाटक खोलकर अपने बानी को निकालना था, उसने पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ हमने देखा कि मुहाज जो है वो खोल लिए हैं और बानी चेयरमैन पीटीआई की जो अहलियाँ हैं, बहनें हैं, तर्जमान पार्टी की आदत को चार्जशीट कर रही हैं। और दूसरी जानिब बानी चेयरमैन पीटीआई की जो बहनें हैं अपनी भाभी के सियासी किरदार पर भी सवालात उठा रही हैं और रहे बेचारे कारकुन तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किसको फॉलो करें, हो क्या रहा है। अब इनमें सच्चा कौन है और झूठा कौन है। इस सारी सूरत हाल से हटकर आज अदलिया से एक बड़ी खबर ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को सिविलियन के मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने से मुतालिक हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। बेंच में शामिल जस्टिस मुसरत हिलाली ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जी इजाज़त देने का मतलब फ़ौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। ये रिमार्क्स और हुकूमती दरख्वास्त का मुस्तरद किया जाना पीटीआई कैसे देखती है और ये दरख्वास्त इसी आईनी बेंच ने रद्द की है, जिस पर पीटीआई को आपको पता है कि सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे। क्या इस फैसले से पीटीआई की कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होंगे? इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद पीटीआई से नईम पंजोता साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, और नून लीग से कौसर काजमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जमान पंजाब हुकूमत, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नईम साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगी, जो आईनी बेंच में फौजी अदालतों के हवाले से हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, इस पर मेरे ख्याल से जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे इन बेंचों पर किसी हद तक दूर हुए होंगे, क्योंकि ये तो आपके हक में जाता है अगर देखा जाए तो। देखिए डॉक्टर फैज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। जहाँ पर बात है कि हमारे हक में जाता है या नहीं जाता, देखें कानून के मुताबिक फैसला करना है। और अगर देखा जाए तो उन्होंने आज भी जो रिमार्क्स दिए हैं, मुसरत हिलाली साहबा ने जो दिए हैं रिमार्क्स, वो भी आपके सामने उन्होंने कहा है कि अगर हम इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट करते हैं और फैसला करने का हुक्म देते हैं तो डेफिनेटली उसे ये समझा जाएगा कि हमने फौजी अदालतों को जायज़ करार दे दिया। तो जब तक फौजी अदालतों के हवाले से फैसला जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं आ जाता, तब तक फैसला देने का कोई जवाब नहीं बनता। इसी तरीके से जमाल साहब ने भी ये बात की है कि उस वक्त भी APS का जो वाक़या था उसके ऊपर जो है आईनी तरमीम करके तो फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल किया गया था। आम सिविलियन का ट्रायल किसी सूरत भी, किसी कानून में, किसी आइन के अंदर तरमीम में भी करके भी जायज़ नहीं, क्योंकि ये रिमार्क्स या ये बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि काजी फैसल साहब भी अपने फैसले के अंदर कह चुके हैं कि आईनी तब्दीली के सूरत में भी सिविलियन कमेटी ट्रायल, तो लिहाजा कोई इस तरह का मामला नहीं है। हाँ, बाकी दीगर दरखास्तें हैं, जैसे 8 फरवरी वाला है जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से, हम तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि 26वीं तरमीम पर पहले फैसला हो जाना चाहिए, उसके बाद बाकी आईनी बेंच या कोई भी चीज़ है अगर वो जायज़ करार होती है तो फिर डेफिनेटली वो आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन हम ये समझते हैं कि तरमीम ठीक नहीं हुई तो उस पर फुल कोर्ट बनाई जाए, जो कि जस्टिस मंसूर साहब ने भी बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया, नुक्ता उठाया ताकि फैसला हो। और
ठीक है जी। कौसर साहब, आपकी पार्टी किस तरह देख रही है, क्योंकि हुकूमत की तो दरख्वास्त है वो मुस्तरद हुई है, आपकी पार्टी इस हवाले से क्या राय रखती है? देखें, अदालतों का फैसला और बसद एहतराम वो बिल्कुल सामने है। जिन लोगों को एतराज़ था ख़ुसूसन 26वीं आईनी तरमीम के बाद कि जज हज़रात को पाबंद कर लिया गया, उनका वो एतराज़ तो सामने देखें कि आज बिल्कुल आज़ादाना तौर पे बड़े खुल के रिमार्क दिए गए फौजी अदालतों को लेकर के। और गो के आगे जाके हो सकता है कि जो सेंसिटिव मामलात हैं, जिस तरह साने 9 मई के मामलात जिस तरीके से हमले किए गए आर्मी की अमलाक पे, और उसके बाद ये जो एहतजाज था नवंबर में, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अदालतें जिस तरह पहले होता था मन मर्जी के फैसले किए जाते थे, माजी आपके सामने है कि अदालतों ने किस तरह के फैसले दिए, और उनके पीछे एक पूरी हिस्ट्री थी उनकी कि वो नजरिया जरूरत के तहत जनाब किसी की ख्वाहिशात पर फैसले आ जाते थे। वो तो सिलसिला खत्म हुआ, तो मेरे ख्याल में बड़ी खुश दिली से इसको हम भी देख रहे हैं। कोई ऐसा मामला नहीं है, आगे जाके अच्छे तरीके से इसको पेश किया जाएगा, और इसके हवाले से जो कानून और आइन के मुताबिक चीजें उनको पेश किया जाएगा। तो यकीनी तौर पर ये एक अच्छा, हम तो बिल्कुल इस पे हमें कोई एतराज नजर नहीं आ रहा। और अगर पीटीआई ये समझती है तहरीक इंसाफ के जिस तरह इन्होंने एतराज किया था अदालतों पे, तो अब इनको थोड़ा खुश भी हो जाना चाहिए और तारीफ भी कर देनी चाहिए। अच्छा कौसर साहब, एक सवाल आपसे भी और फिर मैं नईम साहब से भी पूछूंगी कि मौलाना फजल रहमान साहब बड़ा खुलकर बात कर रहे हैं आजकल, बल्कि बड़ी एक आप कहेंगे फ्रंट पे आकर उन्हें एक पोजीशन ली हुई है, और हुकूमत के लिए भी बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि उनको किस तरह अब आपने मनाना है, क्योंकि मदारिस के हवाले से भी जो उनकी एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है वो भी आपको पता है। नवाज शरीफ साहब ने हिदायत भी दी है शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म साहब को, कि फ़ौरन इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौलाना साहब के दूर किए जाएँ। फिर आपने उनका प्रेसर भी सुना होगा, उन्होंने खुलकर बड़ी जो भी बात की है। अच्छा, 26वीं तरमीम के हवाले से मौलाना साहब ने एक राय ये दी, उन्होंने कहा कि अगर उसका जो असल मुसव्विता था अगर वो मंजूर हो जाता तो आइन और पार्लियामेंट तबाह हो जाते। ये क्या कह रहे हैं मौलाना साहब, क्या था उसमें ऐसा? देखिए, मौलाना साहब के ये ख्यालात हैं जी। मैं कल भी मैंने ये जिक्र किया कि जिस तरीके से मुलाकात हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कायद PMLN मियां नवाज शरीफ से, तो उन्होंने खुल के कहा कि मौलाना के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएं। तो इस हवाले से बिल्कुल इस पे काम हो रहा है। आज के इजलास पे जो मौलाना एतराज़ कर रहे हैं इंतहाई बसद एहतराम के पाकिस्तान के अंदर, देखें उन्होंने आज भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना कौसर साहब, और कल तक की डेडलाइन भी दी है। अब देखें, जितने भी मकातबाए फिक्र पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनके उलमा को बुला के अगर मुशावरत कर ली जाए तो सारे काम जो है मुशावरत से चलते हैं। हमारा तो रोजे अव्वल से ये स्टांस रहा है डॉक्टर फिजा कि ये जितने भी मदारस हैं इनको कौमी धारे में लाया जाए। जिस तरीके से बाकी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म है वो जब वहां से निकलते हैं तो उनको एक अम्ब्रेला के नीचे तस्वुर किया जाए। ये ना हो कि जो मदरसे से आते हैं फारुगुल तहसील हो के वो कोई और मखलूक हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ और हैं। और देखिए, दुनिया में भी, बैनुल अक़वामी दुनिया भी मदारस के हवाले से, हमारे हवाले से बड़ी मनफी किस्म की खबरें आती रही हैं। तो उस तमाम तासुर को खत्म करने के लिए अगर हुकूमत ये कोशिश कर रही है तमाम मसालिक को साथ मिला के, मौलाना आज अगर राजी नहीं है तो कल राजी हो जाएंगे। लेकिन मौलाना की जो एहतजाज वाला मामला है या मौलाना की नाराजगी का मामला है, वो मियां नवाज शरीफ जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, उसके बाद बड़े हालात जो है वो तब्दील होते हुए नजर आएंगे। जब मौलाना से मुलाकात होगी हुकूमती अरकान की तो आपको फर्क नजर आएगा। अच्छा, आप इस सूरत हाल को नईम कैसे देख रहे हैं, आपकी पार्टी कैसे देख रही है? क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब एक तरफ आप लोग टफ टाइम दे रहे हैं हुकूमत को, दूसरी तरफ मौलाना साहब भी नाराज़ हो रहे हैं, और अब मौलाना साहब ज़रा जल्दी आसानी से नहीं मानते हैं। जो तासुर था मौलाना साहब के बारे में बड़े आराम से मान जाते हैं, अब मौलाना साहब भी अपनी पोजीशन जो है बड़े खुल कर लेते हैं और वो फ्रंट पर आके लीड करते हैं अपनी पोजीशन को, और वो कहते हैं कि अब मैं नहीं मानूंगा। देखिए फिजा, बात यह है कि जहां मौलाना साहब की बात की जाए तो मौलाना साहब को डेफिनेटली इनकी तरफ से कोई उस वक्त यकीन दहाई करवाई गई होगी जिसकी बुनियाद के ऊपर आज वो बात भी कर रहे हैं और वो कह भी रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तरमीम के ऊपर साइन लेने थे और फिर हर हद तक उनके साथ एग्रीमेंट जुबानी कलामी या जिस तरह का भी ऐद किया होगा, जिसी की बुनियाद के ऊपर ही वो बिल वहां तक पहुंचा और फिर एतराज़ात लगाए गए। तो ये मेरा ख्याल में जो इन्होंने इनके साथ बातचीत की या जो डील किया था वो तो अब इनको ही पता है कि क्या। आपकी पार्टी में तो जुडिशल कमीशन में है ना, जुडिशल कमीशन में भी आप लोग हैं, पार्लियामेंट में भी है, लेकिन आपका जो मौक़िफ़ है वो भी हटके जो आप नहीं मानते वो भी सबके सामने। देखिए, जो सवाल आपने किया, क्या किया आप सवाल? जुडिशल कमीशन में क्या आपकी पार्टी नहीं है? आपकी पार्टी वहाँ पे भी है, पार्लियामान में भी है, फिर इस इशू पर आप लोग मान भी नहीं रहे होते। आपको नहीं था कि 26वीं तरमीम का अगर मुकम्मल बॉयकॉट कर देते तो शायद आप लोगों की पोजीशन आज ज़्यादा स्ट्रांग होती इस पॉइंट पे?
देखिए, बात ये है ना कि हमने तो पहले दिन से यही कहा कि हम बिल्कुल 26वीं तरमीम को नहीं मानते और एंड तक हम यही कहते रहे। जहाँ पर हमने थोड़ी बातचीत की या मौलाना साहब के साथ हमारी नेगोशिएशन हुई, वो भी इस मामले के ऊपर हुई, क्योंकि मौलाना साहब के साथ जब मशावरत हुई तो एक बड़ी तबाही से बचने के लिए हमने कोशिश की कि अपनी तरफ से जो हिस्सा डाल सकते हैं वो करके तो बड़ी तबाही से बचा जाए। लेकिन अगर वोट की बात की जाए तो हमने वोट नहीं दिया और हमने उसको मुस्तरद किया और हम अदालतों में भी जा चुके हैं। हम हर जगह पर कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम जायज नहीं है। किसी कमेटी के अंदर बैठ नहीं है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बल्कि उसके अंदर बैठने का मतलब यही है कि आप अपना मौकफ दें और जिस हद तक मुस्तरद किया जा सके उस मामले को मुस्तरद किया जाए। अब जहां बात है कि क्या 26वीं तरमीम के बाद अदालतें जो हैं वो इंडिपेंडेंट रह गई हैं, तो वो नहीं रह गई, क्योंकि जब आपका चीफ जस्टिस जो है वो भी वजीर आजम ने लगाना है, आईनी बेंच भी वजीर आजम ने लगाना है, तमाम कोर्ट्स के जजेस वजीर आजम या उनकी हुकूमती पार्टियां उन्होंने लगाने हैं। अब आप तमाम लोगों के नाम देख लें जो जस्टिस साहबान के लिए नाम दिए गए, तो वो किसी न किसी की चैम्बर का है, किसी ग्रुप का है, किसी का दोस्त है। मेरा सवाल वही है, आपकी इजाजत से सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आप लोग जुडिशल कमीशन में जाके इसी तरमीम को मजबूत भी तो कर रहे हैं ना, तनकीद भी कर रहे हैं। नहीं, देखें, जुडिशल कमीशन के अंदर जाकर हम अपनी इनपुट देते हैं। जहां तक एक यकतरफा कार्रवाई है कि 12 नाम अगर वो सारे यानी आप मान रहे हैं ना, अगर आप वहां जाके अपना इनपुट देते हैं तो आप उसकी एग्जिस्टेंस पे आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। फिर होता है, लड़ रहे हैं, हम मान नहीं रहे, हम लड़ रहे हैं, अंदर रह के लड़ रहे हैं और जहां तक कोशिश हो सकती है तो एजेंडा उठाया जा सकता है वो उठा रहे हैं। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट है, अब पार्लियामेंट के अंदर अगर हम मौजूद ही ना हो तो हम कैसे वहां पर इनके खिलाफ बात कर सकते हैं या किसी बिल को अपोज कर? बेशक वो सारे एक्सेप्ट भी हो रहे हैं, यानी आप सिस्टम के अंदर रह के लड़ना चाहते हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपका एक स्मार्ट मूव है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी जी। हाँ, और मैं देखें ये बात जो की गई है, इन्होंने बात की है कि जो 9 मई के हवाले से खास तौर पर बात है, वो इन्होंने कहा है कि देखिए जी 9 मई वाले जो सारे हैं वो तो बिल्कुल सानिया जो है हुआ है और उसके ऊपर जो है वो अदालतें फैसला करेंगी और ये करेंगी वो करेंगी। बात ये है कि 1 साल से ज्यादा हो गया है उन तमाम लोगों को जिस वक्त मिलिट्री कस्टडी के अंदर हैं, तो किसी कानून में ये नहीं है कि आप 1 साल के लिए किसी को रख सकते हैं। अगर आपने फैसला देना है और 1 साल के बाद फैसला है कि वो फौजी तहवील के अंदर नहीं रह सकते या फौजी ट्रायल नहीं हो सकता, तो 1 साल जो उनके ऊपर जुल्म किया गया है, जो उनको रखा गया है, जो उनकी फैमिली की मुलाकात पर भुगला, हम में से कोई वकील भी आज हसान न्याजी, हैदर मजीद या दीगर लोगों से नहीं मिल सका। उसकी वजह ये है कि वहां पर जो सिस्टम है वो उसके अंदर ना कोई कानून है, ना वो अपने ही एक कायदा है जिसके मुताबिक वो 2 दिन के अंदर ट्रायल कंप्लीट किया जाता है और सजा की तैयारी हुई बैठी है कि जो ही उधर से जायज करार दी जाए तो 7 सजा सुना दी जाए। तो ये फेयर ट्रायल का तकाजा नहीं है। आपका आइन का आर्टिकल 10A बड़ा वाज़ेह मौजूद है, फिर आप तमाम आइन के आर्टिकल्स को खत्म कर दें और फिर जिसको मर्जी है जिसके नाखून उतारें, जिस पर तशद्दुद करें, जिसको उठाना है उठाएं, वो फिर आप आइन रखते हैं और दूसरी तरफ अपने लोगों को बुनियादी हकूक नहीं देते। तो ये सरासर गलत है जिस पर हम आवाज उठा भी रहे हैं, उठाते भी रहेंगे और तमाम जमातों को भी उठानी चाहिए, बजाय ये कि वो इस चीज का एक बयानिया बनाए कि उनके पास कोई और चीज नहीं है तो वो फिर 9 मई कई बयानिया लेकर चलेंगे, दहशतगर्द इनको करार देकर इनको साइड पर किए जाए ताकि अपने रास्ते जो है वो हमवार रहें। अच्छा, दहशतगर्द के हवाले से जो बात हो रही है, कौसर साहब मरियम नवाज साहबा ने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है PTI के बारे में पिछले दिनों। मैंने कहा दहशतगर्द गिरोह है ये और इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, इस पर बड़ी तनकीद हो रही थी सोशल मीडिया पे भी। तो किसी पार्टी को अभी तो कोई चीज़ साबित नहीं हुई, ठीक है। 9 मई सानिया, 9 मई पे मैं भी बड़ी खुलकर बात करती हूँ, हर पाकिस्तानी का दिल बड़ा दुखा हुआ है कि उस दिन क्या कुछ नहीं होता रहा। उनकी पार्टी भी कहती साबित कर दें और बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन अभी से एक पार्टी को जिसकी KPK में बहरहाल हुकूमत है, आप उस पर तनकीद कर सकते हैं। आप वज़ीर आला KPK के किरदार पे अक्सर या जिस तरह वो बात करते हैं, अलीमीन गंडापुर साहब खुलकर लोग तनकीद करते हैं, ठीक है, सबका राइट है, मुखालिफिन तनकीद करें, लेकिन किसी पार्टी को अभी से दहशतगर्द कह देना और सियासी जमात वो नहीं है, क्या ये उनके फॉलोअर्स के साथ ज्यादती नहीं है? देखें डॉक्टर फिजा, मोहतरम नईम हैदर साहब ने बड़ा मुफस्सल बोले इस पे और उन्होंने कहा जी कि ये जो फौज ने की तहवील में लोग हैं उनकी मुलाकातें नहीं हो रही और उन पे तशद्दुद हो रहा है और सारा मामला। देखिए, मैंने जहाँ तक पढ़ा, आई कुड बी रॉन्ग, जो मुझे समझ आई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जब आप गलत इंटेंशंस के साथ ना आर्मी की इमलाक की तरफ पेशकदमी कर दें, खाली उनको नुकसान पहुंचाने की गलत है, बिल्कुल गलत है, बुरी नीयत के साथ, तो आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आप पे कार्रवाई हो सकती है। कौसर साहब, लेकिन बात है ना कि वो चीज अभी तक जी
देखें कैसे होती। जो पिछली अदलिया का किरदार है 26वीं तरमीम से पहले, जिन लोगों को इदारे पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद, जियो फेंसिंग के बाद, सीसीटीवी फुटेजेस के बाद सारे सबूत जब उनके खिलाफ होते थे, उनको अदालतों में पेश करते थे तो अदालतों से उनको छुट्टी मिल जाती थी। तो ये तो सारा सिलसिला आपने साल भर देखा। तो इसमें तो सिर्फ एक तरफ से जुडिशरी की कमजोरी नजर आएगी, साफ, बिल्कुल साफ, साने 9 मई को अगर सामने रखे। दूसरा, आपने कहा मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कि उन्होंने एक सियासी पार्टी को गंद करार दे दिया। देखे किस तरह का किरदार है इनका, जिस तरीके से ये चढ़ाई करते हैं रियासत के ऊपर। एक सूबे है ना, एक सूबे के सब ने देखा, ये कोई मुबालगा आराई नहीं है या झूठ नहीं है कि एक सूबे के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके हमेशा वफाक पे और सूबे पे चढ़ाई की जाती रही। और उसका अब जो वॉचडॉग की जो रिपोर्ट सामने आई है फेक न्यूज के हवाले से, फिर मुल्क में फितना फैलाया जाता है। फितना फैलाया जाता है जी कि इमरान खान को खाने में कोई ऐसी चीज दी जा रही है जिससे उनकी ज़हनी कैफियत पे असर पड़ रहा है। जिस तरीके से जी वो सूरी साहब वहां बैठ के बाहर से इस तरह की ट्वीट्स करते हैं, जिस तरह लोगों में इश्ताल आता है। लेकिन देखें, आप बताएं भी तो सही ना, साथ अपनी बातों को साबित करने के लिए कोई एक दो सबूत दे दें कि भाई ये सारे लोग थे इस्लामाबाद के अंदर, उस दिन बड़ी रश थी, तमाम मीडिया के नुमाइंदगान वहां पे मौजूद थे। हमने अपनी आंखों से देखा जब अली अमीन गंडापुर वहां से रवाना हुए तो उनके गार्ड्स ने फायरिंग की। उसके बाद अटक पुल पे जाके जब वहां पे उनका टाकरा पुलिस से होता है तो वहां पे भी पुलिस पे वो फायरिंग करते हैं। वापसी की बात कर रहा हूँ, आते हुए नहीं, वापसी की बात है। फिर मेरा ये मुतालबा रोज होता है, भाई आप थोड़े से अपने जो साफी जो रोज यूट्यूब पे बैठ के, बेशक उनका उसूल डॉलर ही क्यों ना हो, उन्हीं को कह दें कि निकले बाहर जरा इस्लामाबाद की सड़कों पे। वहां पे जो इतनी देर फायरिंग होती रही है, बड़े चैंपियन साफियों ने कहा कि 3 घंटे फायरिंग होती रही है, उनको कह दें यार कोई 1-2 मिस फायर हुए होंगे ना, 5, 10, 15 मिस फायर हुए होंगे, किसी जगह कोई गोली का निशान ही दिखा दे। हम तो कहते हैं डी चौक में बिल्कुल फायरिंग नहीं हुई, हम इस मौकफ पे कायम है। अगर फायरिंग हुई है जब अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी वहां से निकली हैं, उस वक्त उनके गार्ड्स ने फायरिंग की है, उनकी फुटेजेस भी हैं। ठीक है, मैं नईम साहब का इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी आपकी बात मुकम्मल होने के बाद। 30 सेकंड है, मुझे सिर्फ 30 सेकंड है। जब इनके एक यूट्यूबर थे जो साथ साथ भागते हुए हमें नजर आए, इनकी सारी रिपोर्टिंग करते रहे जनाब, एहतजाजी नारों की, पुलिस की गाड़ियों पे कब्जे की, पुलिस को मारने की, पुलिस की वर्दियां छीनने की, सारी फुटेजेस इनके पास हैं। फुटेज अगर नहीं है तो ना किसी लाश की है ना किसी जख्मी की है, तो इस मौकफ को कौन तस्लीम करेगा। ठीक है जी। अच्छा, नहीं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक का वक्त हो गया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसी पे जानेंगे इस शॉर्ट। वेलकम बैक नाज़रीन। नईम पंजोता साहब और कौसर काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद है। दोनों मेहमानों का फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। कौसर काज़मी साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और नईम साहब आप कुछ कहना भी चाह रहे थे लेकिन आपने अपनी बारी का इंतजार किया, मुझे ब्रेक पे जाना था। जी, आपका उस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, बात यह है ना कि इन्होंने हमेशा यही कहना है कि जनाब देखें जी, कोई गोली नहीं चली, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई वहाँ पर किसी की लाश नहीं गिरी, किसी को जख्मी नहीं किया गया। इन सवालों के अगर जवाब दे देना तो मेरा ख्याल में फिर मौक़िफ़ ही सारा बंद हो जाएगा। करने भी अदालतों से भी रुजू करेंगे और तमाम जितने यहाँ आकर प्रेस टॉक आकर करते हैं और झूठ बोल रहे हैं, ये इंशाअल्लाह ताला कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। हम इनको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। ये पंजाब का एक मामला है कौसर काज़मी साहब, चूँकि आप पंजाब, इस पर बात हो गई है। कौसर साहब, अगर आपको इस पर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें, कुछ मौके देना चाहें, वो भी दे सकते हैं। मेरा अगला सवाल भी ले लें। जी सवाल बहुत छोड़े हैं नईम हैदर ने कि आपने रेंजर्स और वहाँ पे पुलिस क्यों थी हॉस्पिटल्स के बाहर, जब वहाँ पे एक, मैं फिर कहा ना, डॉलरों की वसूल के लिए जब यूट्यूबर जाके मुख्तलिफ किस्म के सवालात करेंगे और बार बार एक ही सवाल पूछेंगे अस्पताल इंतजामिया से, जो अपनी वजाहत एक लेटर के थ्रू कर रही है, खा वो पोली क्लिनिक हो, खा वो पिम्स हो, उन्होंने वजाहत दे दी कि जिस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही हैं उस तरह की कोई चीज यहाँ पे नहीं है। उनका इन राइटिंग मौकफ आपके सामने आ जाता है। फिर साथ ये कहा जा रहा है कि वो बड़े जय्यद साफी हैं, चैंपियन साफी हैं, वो कह रहे हैं जी कि हमने फलां मिनिस्टर से बात की, फलां बंदे से। तो अगर किसी एक सियासी जमात के बुग़्ज़ व अनाद में मुब्तला होके कोई साफी कोई बयान दे देता है तो वो कुरान और हदीस का दर्जा हरगिज नहीं रखती। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई वहां पे फायरिंग हुई है जब अली अमीन गंडापुर निकले हैं, वहां से फायरिंग हुई है जब ये लोग वापस जा रहे थे,
रस्ते में इनके साथ तरबियत याफ्ता लोग थे जो अफगानी थे, जिनकी शनाख्त नहीं थी। अब कौन किसकी गोली से मरा, जिन शोधा का ये जिक्र कर रहे हैं, उसमें तो ऐसे भी लिस्ट में नाम थे कि एक बंदे ने अपना बच्चा साथ बिठा के कहा कि खुदा का वास्ता है मेरे बच्चे को शहीद ना कहो, मेरा बच्चा ये मेरे साथ है ना, ये एहतजाज में गया है ना मेरा कोई ताल्लुक है, ये मेरा बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है। तो इस किस्म की जब मुतजाद खबरें आती हैं, फिर जो फेक न्यूज के हवाले से वॉच डॉग की जो रिपोर्ट आती है सामने, वो भी आपके कि देखिए डी चौक को खून में लथपथ दिखाया गया, 278 लोगों को मारने का कहा गया, उसके बाद जनाब वो जैली कैफियत वाले मामला, ये जितनी चीजें हैं जब ये एक जमात की तरफ से आती हैं तो इनका जो थोड़ा सच होता है ना, जो इनका झूठ होता है वो उस पर हावी आ जाता है और सच दब के रह जाता है। वहां पे रबर फायर हुए ना, वहां पे जो इंतजामिया करी थी, जब एक कोर्ट का ऑर्डर आता है कि आप इस्लामाबाद पे चढ़ाई नहीं कर सकते, एक आइन बन चुका है, आप उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, आपकी लीडरशिप जो है कोई केपी हाउस बैठे हुए हैं, जो बाकी वहां थे वो अपने जो कारकुनान है उनको वहां छोड़ के भाग गए। किन के रहमो करम पे? उन अफराद के रहमो करम पे जो तरबियत याफ्ता लोग थे। मैं क्यों बार बार कहता हूं तरबियत याफ्ता लोग थे? भाई हमने सारे रास्ते देखा ना, वो इतने तरबियत याफ्ता थे कि उनको पता था कि एक गन जो है टीयर गैस की या दूसरी वो कितनी देर इस्तेमाल हो सकती है और उसको साफ कैसे करना है। के रहमो करम पे आप जब कारकुनान को छोड़ के निकलते हैं और वो उनके साथ फरार होते हैं, तो हम तो ये कहते हैं कि तहरीक इंतशार का मकसद हुसूल था लाशें, इनको किसी तरीके से चंद लाशें मिले जिन पे ये सियासत करें। फिर उन लाशों की उसूल के लिए पहला झूठ 278 का बोला गया, अब फिर कम होता होता वो 12 पे आया। मकसद इनका यही था कि हमें सियासत के लिए खून मुयस्सर आए, इसीलिए बार बार रियासत के साथ टकराव होता रहा, रियासत के साथ ये टकराते रहे। तो मेरा मुतालबा फिर वहां पे खड़ा है, अगर इतनी तादाद में जिस तरीके की फायरिंग हो रही है, कई फुटेजेस तो ऐसी हैं, वो आईफोन पे एक ऐप होती है ना जिसमें आप शादियों पे स्पीकर के साथ लगा के टक टक की आवाजें निकालते हैं, ऐसी फुटेजेस भी हैं। भाई इतनी ज्यादा फुटेजेस का तो अभी जाके देख लेना इस्लामाबाद के अंदर कोई प्लस्तर तो नहीं हो गया दरख्तों को, रोडों को और फ्लाईओवर्स को और दीवारों को, वहां पे उनके निशानात होंगे, लेकिन इस तरफ ये नहीं आएंगे, ना इसकी इन्वेस्टिगेशन का मुताबिक करेंगे। अलबत्ता मैं आगे भी जरा बढ़ना चाह रही हूँ। पंजाब में जो पेंशनर्स का मामला है, जो सरकारी मुलाजमिन को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में सालाना इजाफा खत्म किया गया सर, इस पे जो पेंशनर्स है वो बहुत ज़्यादा बेचैन है, परेशान है, इस पे मैं आपका ज़रा मौक़िफ़ जानना चाहूँगी। इस तरह के जो सूबाई हुकूमतें होती हैं, ना कोई ये पहली दफा हो रहा है इस तरह का मामला फिजा, ना कोई आखिरी दफा होगा, पूरी दुनिया के अंदर ये होते हैं। पेंशनर की उम्र बढ़ाई जाती है, उनकी जो माहाना पेंशन हैं उसमें इजाफा या कमी की सूरत हाल सामने नजर आती है। हमारी पंजाब के अंदर तरजीहात क्या हैं अभी भी देख लें, जो हमारी वज़ीर आला हैं वो कहाँ पे हैं? चाइना में जाके उन्होंने किसानों को, क्योंकि उन्होंने वादा किया हुआ था कौम से, खासकर जो किसान और मजदूर तबका है, कि मुझ पे भरोसा करें, मेरे होते हुए। सर इस बारे में ना लोग वैसे इतराज कर रहे हैं कि हमें लाहौर में स्मोक में छोड़ के वज़ीर आला साहब बाहर क्यों चली गई हैं? देखें, एतराज करने वाले तो एतराज करते रहते हैं ना, देखें वहां पे हो क्या रहा है। उन्होंने वहां पे जो चाइनीज जो कंपनीज हैं जिनके साथ MOU साइन हो रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाएंगे पंजाब के अंदर, और फायदा किसको होगा? क्योंकि किसानों को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। पंजाब हुकूमत वो वाहिद सूबाई हुकूमत है तारीख में जिसने अरबों का जो मंसूबा है वो किसानों को दे दिया। हर फसल पे 1.5 लाख उनको मिलेगा, किसान कार्ड आपको मिल चुके हैं। ये जो सारी चीजें है ना, ये अपोजिशन से हजम नहीं होती ना। ये जो हमारी हरीफ सियासी जमातें हैं, इन्होंने तो पंजाब में कुछ नहीं किया था। जो पंजाब में मामलात होते रहे, आपको अब वो KP में होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसके होते हुए मरियम नवाज साहिबा की यातल इम्कान कोशिश है कि जो वादा उन्होंने किया किसानों से उसको पूरा करेंगे, और उसकी तकमील के लिए चाइना का दौर है। बाकी जो पेंशनर के हवाले से बात कर रही है, अगर एक जगह से उनको उनकी नजर में नुकसान लग रहा है, तो ये वजीर आला जो गरीब परवर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज है, वो दूसरी जानब से उनको जरूर कोई ना कोई सहूलत मुहैया करेगी। अच्छा नईम, ये जो आपकी पार्टी सिविल नाफरमानी की बात कर रही है, 24 वाला जो 24 नवंबर की कॉल जो थी, वो तो जाहिर बात है अब नाकाम ही नजर आई। उसके बाद सिविल नाफरमानी की जो आप लोग बात कर रहे हैं सर, ये छोटी बात नहीं नईम साहब। और मुझे याद है पहले भी 2014 में गालिबन इमरान खान साहब ने बिल जलाया था, और बिल जलाने के बाद फिर आप लोगों ने वो बिल जमा भी करवा दिए थे। देखिए, सिविल नाफरमानी की जो बात है ना जी, वो जो खान साहब ने कॉल दी है, उसमें दो हमारे मुतालबात हैं। एक तो 26 के ऊपर कमीशन, 9 मई के ऊपर कमीशन, और दूसरे नंबर पर मुतालबा करते हैं कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, जो कि दोनों जायज़ मुतालबे हैं। तमाम बदमाश सलासिल हैं। अगर वो मुतालबात नहीं पूरे किए जाते तो
बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आप दुनिया की हिस्ट्री उठा लें तो आपको नजर आएगा कि अगर गांधी ने उस वक्त 1929 के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है बरतानिया के खिलाफ चलाई थी, अगर इसी तरह आप देखें थी सूडान ने चलाई थी, जो कि बाद में कामयाब हुई, और उस वक्त भी इस वजह से चलाई गई थी क्योंकि जब ये कोई हुक्मरान जो है आलम होता है या फिर हुकूमत जो है वो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से मुसल्लत की जाती है, तो फिर लेकिन नहीं ये बात ये फिर आप लोग अक्सर ये बात करते हैं, पहले भी बात हुई थी लेकिन फिर लोग सीरियस नहीं लेते हैं क्योंकि ये बड़ी एक स्टेटमेंट है सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाना। और आपकी जो अभी जो लीडरशिप कह लें, अभी की जो लीडरशिप है, सुनने में आ रहा है कि जो आपकी जो मतलब पार्टी की क़यादत कह लें वो अभी इसके खिलाफ है, वो सिविल नाफरमानी का ऑप्शन इस्तेमाल करने के हक में नहीं है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, जो खान साहब का हुक्म होगा इंशाल्लाह उसके ऊपर मनोमान किया जाएगा। राय जरूर हो सकती है कि इसके अंदर जो है ये नुकसान हो सकता है, इसके अंदर ये फायदा हो सकता है। अब राय को आप ये नहीं कह सकते कि कोई उसके ऊपर इतफाक नहीं करेगा। जिस वक्त मुश्तरका तौर पर डिसीजन है तो फिर उसके ऊपर तमाम लोग ही अमल पैरा होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, एक और स्टेटमेंट जो उमर अयूब साहब ने दी है, उन्होंने कहा इंसान हो या फरिश्ते पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तो सर फरिश्ते पता नहीं आप किसको कह रहे हैं? अगर वो वाले फरिश्ते जिनको आप फरिश्ते कह रहे हैं अगर वो मुज़ाकरात नहीं करते तो इंसानों से मुज़ाकरात कर लेंगे फिर आप लोग? देखिए हम तो कह रहे हैं ना कि हम जो है इस मुल्क की खातिर सारी जंग लड़, और हम तो कहते हैं कि हमारे मुतालबात कानूनी हैं, और अब पहले भी हमने अपने दरवाजे खुले रखे, कभी भी बंद नहीं की, अब भी खुले हुए हैं कि ये मुतालबात पूरे करने के लिए जो जिसके पास इख्तियार है वो आए और बिल्कुल करे। हम तो बिल्कुल एग्री हैं। जहां तक बात है, मैं उस चीज का थोड़ा सा रिप्लाई कर दूं, फिर मुझे एक और प्रोग्राम में जाना है। देखिए कौसर काज़मी साहब ने मुख्तलिफ सवालात इनसे किए, मैंने कोई 6-7 तो किए, हालांकि मेरे पास 25 सवालों का पूरा रखा हुआ है मैंने, जिसका एक भी जवाब जी 25 सवाल 25 कह रहे हैं आप? जी कौसर साहब आपका लास्ट कमेंट मुझे चाहिए, ठीक है? नईम साहब बस ये नईम साहब अगर आप जाना चाहें तो ठीक है, आप अपने दूसरे प्रोग्राम में जाना है। बहुत नईम पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे, किसी और प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए वो इजाज़त चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। और कौसर साहब प्रोग्राम का वक्त वैसे भी ख़त्म होने को है, मुझे आपका लास्ट कॉमेंट भी चाहिए। दूसरा एक और चीज़ कि जो फ्री लांसिंग बाकायदा अगर मैं कोई ख़तरे में पड़ गई तो गलत नहीं होगा, पाकिस्तानियों को मिलने वाला काम सर आपको पता है 70% तक 70% तक कमी आ गई है इसमें इंटरनेट की सुस्ती की वजह से। फिजा, सबसे पहले नईम हैदर ने बद्दुआएं दी हैं, मुझे यकीन है कि भाई जो है वो दिल से बद्दुआ नहीं दे रहा होगा। हकीकत इसको भी पता है कि सीसीटीवी फुटेजेस की बात हो रही है, सीसीटीवी फुटेजेस से ज्यादा तो इनके कैमरे थे वहां पे। इनका हर फर्द जो है वो कैमरामैन बना हुआ था। वो जिसने अपने को गोली लगने का भी कहा ना फुटेज के अंदर, और बाद में उसने वजाहत भी दी, पट्टी खोल के भी बताई, वो तो टिकटॉक स्टार निकला है पूरा। वो तो अभी जो उसकी फुटेजेस आ रही है उसमें वो संजय दत्त बना हुआ है। तो इस तरह के काफी लोग थे जिनके हाथों में कैमरे थे, और हर शख्स इस एहतजाज के अंदर साफी बना हुआ था। तो सीसीटीवी फुटेजेस अगर कोई 20% कह ले तो 80% फुटेजेस उस एहतजाज की इनके पास मौजूद है। हम बिल्कुल लाशों पे सियासत नहीं कर रहे, लाशों पे वो लोग सियासत कर रहे थे भाई जिन्होंने अपने कारकुनान को वहां पे ला के बिल्कुल खुला छोड़ दिया कि आप जो मर्जी करें। फिर डी चौक में जो लोग पहुंचे उसके बारे में इनको पता ही नहीं है। यही तो हम कहते हैं कि तरबियत याफ्ता लोगों को लेके इस्लामाबाद पे चढ़ाई की गई, और ऐसी सूरत के जो सिचुएशन थी कि एक हेड ऑफ स्टेट वहां पे मौजूद थे, और उनके होते हुए ये जो सारा मामला हुआ हमारे सामने है, ये बिल्कुल इंतशारी तबका था। और मरियम नवाज ने बिल्कुल इनके हवाले से सही कहा। फिजा, आपने इंटरनेट के हवाले से सवाल किया डॉक्टर साहिबा, इससे आम तबका मुतासिर हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे जिनका काम इंटरनेट से वाबस्ता है और इसकी सुस्ती की वजह से उन बेचारों का रोजगार मुतासिर हुआ है। ना सिर्फ रोजगार बल्कि ज्यादातर जो एजुकेशन है बच्चों की वो भी ऑनलाइन जितने भी चीजें हैं जी, हाँ जो कर रहे हैं, रोजगार के साथ साथ तालीम पे भी असर पड़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आप बर्तानिया आ जाए, अमेरिका चली जाए या पूरे यूरोप, तो ये क्या ये मसला जो है फिर जी देखिए ना, मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ। ये जो हमारी चीजें हैं ना जी, ये फायरवॉल मुतारफ करा देना और ये बिल्कुल नई चीजें हैं पाकिस्तान के अंदर। अब इस पे बड़ा हंगामी बुनियादों पे काम हो रहा है। आपने शहजा फातिमा का जो हमारी आईटी मिनिस्टर है उनको भी सुन लिया कि नई चीज मुतारफ कराने जा रहे हैं यहाँ पे, जो कि ये सारी जितनी भी कंप्लेंट है लोगों की ये दूर होंगी। मनगढ़ंत कहानियां जितनी मर्जी ये बना लें कि एक सियासी जमात का सोशल मीडिया डाउन करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। फायरवॉल की जो इंस्टॉलेशन हुई है उसके बाद ये जो साथ VPN का सिलसिला है
मुख्तलिफ मुहर्रकात हैं जिसकी वजह से नेट की स्पीड जो स्लो हुई है, हंगामी बुनियादों पे इस पे काम हो रहा है हुकूमत की तरफ से, और बहुत जल्द ये मसला सॉर्ट आउट होगा जी इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। कौसर काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद थे और इससे पहले नईम हैदर भी मौजूद थे, उनको कहीं जाना था, उन्होंने पहले इजाज़त ले ली। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।